नमस्कार। हम बात कर रहे थे प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं, और पहले और दूसरे व्याख्यान में हमने ये जाना कि अभी साहित्य में दलित और स्त्री विमर्श की जो दो धाराएं चल रही हैं, कहीं न कहीं उन दोनों धाराओं का संस्पर्श 1921 में लिखी गई प्रेमचंद की इस कहानी में हमें दिखाई देता है। गंगी के माध्यम से प्रेमचंद न केवल दलित विमर्श की बात करते हैं बल्कि स्त्री विमर्श की भी बात करते हैं। यहाँ हम गंगी को इस पूरी कहानी ठाकुर का कुआं का मुख्य पात्र हम मान सकते हैं, और एक तरीके से गंगी जो दलित विमर्श है, दलित विमर्श के साथ साथ जो स्त्री विमर्श है, दलित और स्त्री का जो दोहरा अभिशाप है, उस अभिशाप को झेलती हुई वो इस पूरी कहानी में हमें नज़र आती है। जोखू निष्क्रिय पात्र है, बार बार उसका उल्लेख तो आता है, और पूरी कहानी उसी की जो प्यास है और उस प्यास को बुझाने के लिए जो पानी है, उस पानी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जो सक्रिय पात्र है, वो पात्र पूरी कहानी में गंगी ही हमें नज़र आती है। और कल हमने ये देखा कि ठाकुर का कुआं दरअसल सामाजिक न्याय की मांग करती कहानी के रूप में हमारे सामने उभर करके आती है, और इस कहानी के जो आद्य प्रतिरूप है जोखू और गंगी, ये इनके माध्यम से जो अछूत की मुक्ति की जो चिंता है, वो प्रेमचंद के लिए एकदम नई नहीं है। प्रेमचंद से पहले भी अछूत है, उन अछूतों की चित्कार है, वो वैदिक कवियों ने भी सुनी थी और इसे श्लोकबद्ध किया था। संबुक वध की रेखा है, वो रेखा पूरी रामायण के पृष्ठों पर फैली हुई हमें दिखाई देती है, और दलितों के अधिकार और अपहरण की जो कथा है, उस कथा को स्पष्ट रूप से वो दर्शाती है। गौतम बुद्ध ने अछूतों को समता दिलाने के लिए बड़े तार्किक सवाल अपनी समयावधि में पूछे थे, और उनके सवाल बहुत तार्किक थे। लेकिन हम जानते हैं, मार्क्स कहता है जहाँ धर्म आता है वहाँ तर्क कुंठित हो जाता है। तर्क के आधार पर कभी भी धर्म की व्याख्या नहीं की जा सकती, और जो व्यक्ति तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाला होगा, वो जो धार्मिक आडंबर है, उन आडंबरों से दूर होता चला जाएगा। और इसीलिए गौतम बुद्ध हमें बहुत ज़्यादा तार्किक लगते हैं, और अपनी तार्किकता के बल पर ही वो सवाल करते हैं, क्या स्वर्ण माताओं को प्रसव पीड़ा नहीं होती? क्या केवल स्वर्ण माताओं के ही स्तनों में दूध उतरता है? और इन तार्किक सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन सवालों का भी कोई जवाब नहीं था कि किसी परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए और इसलिए वो श्रेष्ठ हो गए, और उसी परम पुरुष या पुरुष के पाँव से शूद्र पैदा हुए और वो अंत्यज हो गए। गौतम बुद्ध का ये स्वर आगे चल करके हमें कबीर में भी दिखाई देता है, और कबीर मानव और मानव की समता का जो पाठ है, वो पाठ अपने समस्त साहित्य में पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, और इस दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की वे खिलियाँ उड़ाते हुए हमें नजर आते हैं, जब वे कहते हैं कि जे तू बामन बामनी जाया, आन बाट वह क्यों नहीं आया। और इसी तरीके से दूसरे धर्मों पर भी वो प्रहार करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि जे तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। ये कहानी तकरीबन 1921 में लिखी गई, और 1921 के आसपास ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वैश्विक फलक पर हो गई थी, और उसका प्रभाव है वो प्रेमचंद पर भी पड़ने लगा था। हम जानते हैं कि 1936 के आसपास भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी, और लखनऊ में इसका जो पहला अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता भी प्रेमचंद ने की थी। तो गांधीवादी मूल्यों पर उनकी आस्था तो थी, लेकिन गांधीवाद के साथ साथ एक तरफ अम्बेडकर है और एक तरफ मार्क्सवाद है, और इसी सम्मिलित इस परिवेश में प्रेमचंद ठाकुर का कुआं कहानी लिखते हैं। और कहानी पढ़कर ये साफ लिखता है, झलकता है कि विरोध प्रदर्शन की जो चेतना है,
वो खेतीहर और मजदूरों में अभी जागृत नहीं हुई थी। ये वही समय है जब गांधी जी द्वारा अछूतोद्वार आंदोलन, हरिजन अखबार और मंदिर प्रवेश की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं साथ साथ चल रही थी, लेकिन उस घटनाओं की जो फलश्रुति है वो उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी प्रभावी होनी चाहिए। और इसके बीच अंग्रेजों की जो दावपेच है, जो दावपेच हिंदू और मुसलमानों पर उन्होंने अपनाए थे, तकरीबन वही दावपेच वो सवर्ण और अवर्ण पर भी अपना रहे थे। और इन सब के बीच प्रेमचंद कोई एक नया रास्ता तलाश रहे थे। और इसीलिए इसी क्रम में, चाहे हम सदगति की बात करें, चाहे हम ठाकुर का कुआं की बात करें और उनकी अंतिम कहानी हम कफन की बात करें, कहना न होगा कि प्रेमचंद इन निष्कर्षों तक पहुंचने के बाद ही मार्क्सवाद की ओर मुड़े थे और इस सिद्धांत के व्यवहारिक रूप में ही दलित मुक्ति की वास्तविकता का स्वप्न वे देखते थे। महाजनी सभ्यता, जिसे प्रेमचंद ने अपने जीवन के अंतिम दौर में लिखा कि पूंजी को सारी बुराइयों की जड़ उन्होंने बताया, और पूंजी ही ईश्वरीय विधान की ओट में छिपकर लोगों को मानव द्वारा मानव का जो शोषण हो रहा है उस शोषण को वो देखने नहीं देती। तो यहाँ धर्म और पूंजी का जो घालमेल है, स्वामित्व और स्वामित्वहीन का जो घालमेल है, उस घालमेल को प्रेमचंद साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर देखते हुए हमें नजर आते हैं। और महाजनी सभ्यता के इन विचारों की जो गूंज है वो गूंज ठाकुर का कुआं कहानी में निरंतर प्रतिध्वनित होती हुई हमें दिखाई देती है। जोखू और गंगी दंपत्ति है, उनका जो मानस है वो अपनी सामाजिक स्थिति का जो यथार्थ चित्र है, उस यथार्थ चित्र को अपने मानस में जरूर वो अंकित करते हैं, किंतु उनकी व्यवस्था ये है कि वो उस दुष्चक्र से बाहर निकलने का जो मार्ग है उस मार्ग को नहीं जानते, वो संघर्ष की दिशा को नहीं जानते। ये अलग बात है कि इसी समय में अंबेडकर है, वो दलितों के लिए एक नया संघर्ष या यूँ कहे संघर्ष का जो मार्ग है वो मार्ग लेकर के आ रहे थे। लेकिन अब तक गांधी के अछूतोद्वार जो आंदोलन है उस आंदोलन का प्रत्यक्ष अनुभव दलितों को नहीं था, किंतु दलितों के मन में अपनी स्थिति और स्वामित्व विहीनता के कारण जो क्षोभ था वो क्षोभ उनके भीतर भरा हुआ था। और न केवल भरा हुआ था बल्कि ठाकुर, ब्राह्मण और साहू की जो शोषक त्रयी है, इस त्रयी से जोखू और गंगी भली भांति परिचित है। साथ ही वे अपनी कमजोरी और उनकी जो शक्ति है उस शक्ति के प्रति पूरी कहानी में, ठाकुर का कुआं कहानी में हमें सचेत नजर आते हैं। और इसीलिए जोखू है वो गंगी से कहता है कि ऐसे लोग, कौन से लोग? ब्राह्मण, ठाकुर और साहू, क्या ऐसे लोग हमें कुएं से पानी भरने देंगे? फिर भी गंगी नहीं मानती और घड़ा लेकर ठाकुर के कुएं की ओर अंधेरे में चल पड़ती है। और यह गंगी का एक सहज मानवीय अभियान है, सहज मानवीय बोध है, जो हर संकट झेलकर भी एक बीमार आदमी के लिए स्वच्छ जल लाने के लिए उसको बाध्य करता है। मगर इस सहज बोध को वर्ण व्यवस्था ने छूत और अछूत के विभाजन के नर्क में डुबोकर कितना विकृत और असामान्य बना दिया है, ये इस पूरी कहानी में प्रेमचंद बखूबी उद्घाटित करते हुए हमें दिखाई देती है। गंगी के इस ठाकुर के कुएं से पानी ले आने के महाअभियान में भी वो जो भय है वो भय उसके भीतर भरा हुआ है। और न केवल भय है, इसी भय के कारण इस सामाजिक व्यवस्था का जो अभिशाप है, उस अभिशाप के कारण वो स्वयं को अपराधिनी भी समझती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वह अपने पति के लिए किसी कुएं से पानी चुराने नहीं जा रही है, मानो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो पानी नहीं अपितु अमृत चुराने के लिए जा रही है। और इसका जो पूर्व निर्धारित दंड है वो दंड उसके मानस में कहीं ये है कि उसे कहीं न कहीं भोगना पड़ेगा। और इसी मानसिक यातना से वह बच सकती थी यदि उसमें इतनी सहज बुद्धि होती कि पानी को उबाल देने से उसकी जो खराबी है वो जाती रहती है। यद्यपि
यह टिप्पणी लेखक की ओर से कहानी में की गई है और सहसा कहानी की जो रूपात्मक बनावट है वो बनावट सहसा हमें अलग दिखाई देने लगती है, किंतु इस टिप्पणी का सार्थ इतना ही अर्थ है कि निरक्षरता और दरिद्रता की स्थिति में गंगी और जोखू को आकंठ डुबोकर रखा है। धन्यवाद।